राघव, विक्रम और नमन आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख भी आ गए। आईपीएस सुमेर देशमुख को वहां देखते ही राघव हंसते हुए बोला, अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका ही तो इंतजार था। वैसे मैं सोच ही रहा था कि आप अभी तक कैसे नहीं आए। आपको तो बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। राघव की बात सुनकर आईपीएस देशमुख ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, घबराइए नहीं मिस्टर राघव सिंघानिया, मैं यहाँ आपको गिरफ्तार करने नहीं आया, बल्कि आपकी फैक्ट्री के सामने मिली डेड बॉडी के बारे में आपसे पूछताछ करने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही राघव ने ठहाके लगाकर हंसते हुए कहा, ओह मेहरबानी इंस्पेक्टर साहब, जो आप सिर्फ पूछताछ करने के लिए आए हैं। मैंने तो सोचा कि इस बार आप पूरे सबूतों के साथ आए हैं ताकि मुझे गिरफ्तार करके अपना मकसद पूरा कर सके। राघव की बात को इग्नोर करते हुए ऑफिसर सुमेर देशमुख ने कहा, देखिए मिस्टर राघव सिंघानिया, इस वक्त मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी मुझे बस आपसे उस जली हुई लाश के बारे में जानना है कि वो आपकी फैक्ट्री का कोई वर्कर है या फिर कोई और। क्योंकि लाश आपकी फैक्ट्री के सामने मिली है तो इससे साफ जाहिर है कि वो आदमी उस फैक्ट्री में ही था। मुझे बस इतना जानना है कि वो आदमी कहीं आपका कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं। और आईपीएस सुमेर देशमुख आगे कुछ बोलता उससे पहले ही विक्रम ने देशमुख से कहा, माफ कीजिए इंस्पेक्टर सर, लेकिन वो फैक्ट्री तो काफी सालों से बंद पड़ी है। वहाँ कुछ टूटे फूटे कमरों के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ रखकर क्या करते। विक्रम की बात सुनते ही ऑफिसर देशमुख ने विक्रम के सामने अपने हाथ का इशारा करते हुए उसे चुप रहने को कहा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्यों मिस्टर, आप राघव सिंघानिया के असिस्टेंट हैं क्या, या उनके कोई सर्वेंट जो उनके सवाल का जवाब खुद दे रहे हैं? मैंने सवाल मिस्टर राघव सिंघानिया से किया है, न कि आपसे, इसलिए आप चुप रहिए अपना मुंह। आईपीएस देशमुख विक्रम को आगे कुछ कहता उससे पहले ही राघव ने गुस्से में देशमुख से कहा, वो मेरा कोई सर्वेंट नहीं इंस्पेक्टर, बल्कि मेरा सबसे खास दोस्त है जो मेरे लिए मेरी फैमिली है, और आपको कोई हक नहीं बनता मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलने का। और उसने जो भी बताया मेरा जवाब भी वही है। इसलिए इंस्पेक्टर, मेरे दोस्त की बेइज्जती करने की बजाय उसकी बात मानो और यहाँ से चलते बनो, वरना मैं अगर बेइज्जती करने पर आया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। राघव की बात सुनकर ऑफिसर सुमेर देशमुख को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में तमतमाते हुए बोला, मिस्टर राघव सिंघानिया, मैं तुम्हारा कोई असिस्टेंट या सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दोगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं यहाँ उस डेड बॉडी के बारे में तुमसे पूछताछ करने आया हूँ और उसके बारे में पूछताछ करके ही यहाँ से जाऊंगा, उससे पहले यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। ऑफिसर देशमुख का गुस्सा देखकर राघव ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देख इंस्पेक्टर, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो, लेकिन जनता के सर्वेंट जरूर हो। तुम्हारा काम है सच ढूंढकर लोगों के सामने पेश करना और किसी मुजरिम को उसके जुर्म की सजा देना, न कि किसी बेकसूर को परेशान करना। और आप ऐसे बार बार मेरे घर आते जाते रहेंगे तो आपको देखकर लोगों को तो यही लगेगा कि आप एक आईपीएस ऑफिसर नहीं बल्कि कोई। राघव की बात को पूरी सुने बिना ही ऑफिसर सुमेर देशमुख ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, देखिए मिस्टर राघव सिंघानिया, या तो चुपचाप बता दीजिए कि आपकी फैक्ट्री के सामने जिसकी डेड बॉडी मिली है वो आदमी कौन है, वरना मेरे पास पूछताछ करने के और भी बहुत से तरीके हैं। इतना सुनते ही राघव आईपीएस ऑफिसर देशमुख के एकदम करीब आया और गुस्से में दांत पीसते हुए उसे उंगली दिखाकर बोला, सुन बे इंस्पेक्टर, तेरे पास पूछताछ करने का जो तरीका है वो तू आजमा ले और तुझे जो करना है वो तू कर। मैं तुझे नहीं रोकने वाला, लेकिन अगर खाकी वर्दी पहनकर तू अपने आप को मुंबई शहर का शेर समझता है तो तू एक बात अच्छे से समझ ले कि राघव सिंघानिया भी बब्बर शेर है जो तुझ जैसे आईपीएस ऑफिसर से तो बिल्कुल नहीं डरने वाला। राघव को इतने गुस्से में अपने करीब देखकर सुमेर देशमुख थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन राघव आगे बढ़ते हुए उसके बिल्कुल पास आया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अब तक मैंने तेरी हर बदतमीजी और हर इल्जाम को बर्दाश्त किया क्योंकि मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब तेरी बदतमीजी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन इंस्पेक्टर, जिस दिन मैंने कानून को अपने हाथ में लिया ना,
उस दिन के बाद से तू मेरे पास आना तो दूर, मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। अब अगर तेरे सवाल जवाब खत्म हो गए तो निकल यहाँ से, मुझे अपनी पत्नी से भी मिलना है। राघव की बात सुनकर आईपीएस सुमेर देशमुख गुस्से में बड़बड़ाते हुए अस्पताल से निकल गया। सुमेर देशमुख के वहां से जाते ही राघव सीधा सिया के कमरे के पास आया और दरवाजे पर लगे शीशे से सिया के कमरे में झांकने लगा। तभी राघव ने देखा कि सिया अपने बिस्तर पर नहीं थी। सिया को उसके बिस्तर से गायब देखकर राघव जल्दी से कमरे के अंदर आया और उस कमरे में चारों तरफ सिया को ढूंढने लगा। कमरे में चारों तरफ खोजबीन करने के बाद भी जब राघव को सिया कहीं नहीं मिली तो सिया को कमरे में ना पाकर राघव कमरे के बाहर आया और विक्रम से सिया के बारे में पूछते हुए बोला, विक्रम, तूने सिया को कहीं देखा है क्या? राघव का सवाल सुनकर विक्रम ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं यार, मैंने तो सिया भाभी को कहीं नहीं देखा। क्या हुआ, अपने कमरे में ही होंगी, देखना। विक्रम के सवाल के जवाब में राघव ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं यार, मैंने सारे कमरे की छानबीन कर ली, लेकिन सिया कमरे में कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं यार। तभी नमन ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए राघव सर, मैं अभी सिया मैम को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और इतना कहकर नमन वहां से निकलकर अस्पताल के बाहर आ गया और बाहर आकर सिया को खोजने लगा। इधर राघव और विक्रम अस्पताल के हर एक नर्स, डॉक्टर और स्टाफ से सिया के बारे में पूछने लगे, लेकिन पूरे अस्पताल में सिया को किसी ने भी नहीं देखा। सिया को अस्पताल में ढूंढने के बाद राघव ने सिंघानिया मेंशन में कॉल लगाई और नौकरानी सांता से सिया के बारे में पूछा तो सांता ने राघव को बताया कि सिया वहां नहीं आई। फिर राघव ने कुछ सोचते हुए सिया के चाचा जी के पास कॉल किया, लेकिन सिया के चाचा ने भी मना कर दिया। इसलिए सिया को कहीं भी न पाकर राघव बेचैन हो गया और इधर उधर फोन करके सिया के बारे में पता करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहीं से भी सिया की कोई खबर नहीं मिली। इसलिए राघव ने गुस्से में आकर अपने फोन को फर्श पर दे मारा और पागलों की तरह जोर से चीखते हुए बोला, सिया, कहाँ हो तुम? कहीं तुम किसी खतरे में तो नहीं हो? राघव को ऐसे पागलों की तरह चीखते चिल्लाते देख अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद सभी लोग आंखें फाड़कर राघव की तरफ देखने लगे, लेकिन राघव को उन लोगों के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस हर हालत में सिया चाहिए थी। तभी नमन अस्पताल के बाहर से दौड़ता हुआ कॉरिडोर में आया। नमन को देखते ही राघव नमन के पास आया और उसके पीछे देखते हुए बोला, कहाँ है सिया? तुम उसे अपने साथ लेकर आए हो? वो अस्पताल के बाहर थी क्या? क्या हुआ नमन, तू चुप क्यों है? राघव की बात सुनकर नमन ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला, सॉरी सर, मैंने सिया को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो अस्पताल के बाहर मुझे कहीं नहीं मिली और आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी ने सिया को नहीं देखा। नमन की बात सुनकर राघव पागल हो गया और गुस्से में नमन पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे हर हालत में सिया का पता चाहिए। मुझे नहीं पता तुम सिया को कहाँ से ढूंढोगे, लेकिन ढूंढो, जितनी चाहे उतने आदमी इस काम के पीछे लगा दो, लेकिन मुझे अगले 10 मिनट के अंदर सिया का पता चाहिए। क्या नमन सिया को ढूंढ पाएगा? कहीं सिया किसी मुसीबत में तो नहीं? क्या सिया राघव को मिल पाएगी? क्या होगा, आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।